हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, और हाँ, इसका PDF नोट्स आपको अगर चाहिए होगा तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और हाँ, सबसे पहले तो इसका सिलेबस आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देख लीजिए। तो जैसे कि इसमें सिलेबस फर्स्ट में हमारे यूनिट 1 में आता है लागत लेखांकन प्रकृति एवं महत्व एवं तत्व। ठीक है, इसमें सारे आपको दिया हुआ है। सेकंड में हमारा दिया हुआ है सामग्री लेखांकन मूल्यांकन एवं नियंत्रण। एंड हमारा यूनिट 3 में चलते हैं, जिसमें हमारा दिया हुआ है लागत निर्धारण इकाई लागत। ठीक है, यूनिट 2 का ये वो भी। और यूनिट 3 में है आपका ठेका लेखांकन के बारे में है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा नोट करेगा। एंड पहला तो आपको लिखेगा चालू कार्य खाता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड मैं थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपको बता देती हूँ, आप नोट करते हुए चलो। ठीक है, तो चलो सबसे पहला तो आता है उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री लागत की गणना की विधि बताइए, ये पढ़ लीजिएगा। और निविदा पत्र कैसे तैयार करते हैं, इसकी विधि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट में पढ़िएगा। और थोड़ा सा और है, एक दो और देख लीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये स्थिर व्यय परिवर्तनशील व्यय में अंतर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी भी निर्माण वाले सामग्री गृह नियंत्रण की विधि एवं रूपरेखा को प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। और नेक्स्ट है पहले आना पहले जाना, मतलब LIFO और FIFO मेथड। वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, बट हाँ एक बार और इसे कंप्लीट करेगा शॉर्ट में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हमारा आता है इसमें लागत लेखांकन क्या होता है, एंड लागत विधि क्या होती है, लागत लेखाकरण में क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लागत क्या होता है, यह किसी वस्तु या सेवा को बनाने या प्रदान करने में लगने वाले खर्च को दर्शाता है। ठीक है, लागत सामग्री, श्रम और ओवरहेड जैसी लागतें शामिल होती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, लागत लेखांकन की परिभाषा देखते हैं। यह एक लेखांकन प्रणाली है जो लागतों को रिकॉर्ड, विश्लेषण और रिपोर्ट करने में केंद्रित करता है। लागत लेखांकन का उद्देश्य लागतों को नियंत्रित करना, लागत दक्षता में सुधार करना और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, यह वित्तीय लेखांकन से अलग है, जो मुख्य रूप से वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन पर केंद्रित करता है। और लेखांकन का उपयोग केवल आंतरिक निर्णयों के लिए किया जाता है, और यह बाहरी रिपोर्टिंग मानकों या विनिमयों का बंधन नहीं होता है। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए इसका रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लागत अवधारणा, लागत तत्व और इसका विभिन्न तत्वों के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, और इसका एक वर्गीकरण और नमूना पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट इसका आशय, पहले परिभाषा जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है इसका परिभाषा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से क्या होता है, आप राइटर के अनुसार लिखते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और एग्जामिनर मार्क्स भी अच्छा देता है। ठीक है, कट नहीं करता है। तो ओके, आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट लागत लेखाकरण क्या है, लागत लेखांकन के सिद्धांतों तकनीकों का उपयोग करके लागत नियंत्रण और प्रबंधन को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। जैसे कि लागत लेखांकन में लेखाकरण में लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण, बजटिंग, प्रदर्शन मूल्यांकन सभी शामिल होते हैं। ठीक है, यह प्रबंधन को लागत को कम करने, दक्षता में सुधार करने और लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री में क्या अंतर है, बताइए। इसमें डेफिनेशन भी आ सकता है, तो अगर आपको अच्छे से पता है कि प्रत्यक्ष सामग्री क्या होता है तो परिभाषा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका तत्व विशेषता भी पढ़ लेना। ओके, तो प्रत्यक्ष सामग्री वे हैं जो सीधे उत्पाद बनाने में उपयोग होती है, जबकि अप्रत्यक्ष सामग्री विनिमय प्रक्रिया का संबंधित करती है, और लेकिन उत्पाद में सीधे शामिल नहीं होती है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री में विशिष्ट अंतर प्रदान करती है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या आता है इस प्रत्यक्ष सामग्री में, यह वे सामग्री है जो किसी उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक होती है, जिन्हें आसानी से उत्पाद की लागत में जोड़ा जा सकता है। और अप्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है, इसके अपोजिट है, यह वे सामग्री होते हैं जो विनिमय प्रक्रिया पर समर्थन करती है, लेकिन उत्पाद में सीधे शामिल नहीं होती है। क्या, उत्पाद में सीधे शामिल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं एक कुर्सी बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी, कपड़ा या धातु प्रत्यक्ष सामग्री है, और उस अप्रत्यक्ष सामग्री का उदाहरण क्या है, कारखाने में उपयोग किए जाने वाले तेल, कील, गोंद या छोटे उपकरण जो है अप्रत्यक्ष सामग्री होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो भी उत्पादन होती है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आएंगे श्रमिकों का, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है श्रमिकों को पारिश्रमिक देने के लिए प्रमुख एक आधार को समझाना। ठीक है, इसमें मैं टोटल आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाली हूँ, जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप 15 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका PDF नोट अगर आप कंप्लीट करते हो, पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको उस PDF नोट में इंक्लूड कर दूंगी, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनका भी कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करे। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है श्रमिकों को परिभाषित करने के लिए दिए गए प्रमुख आधार को समझाना है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है। एक्सप्लेन एनी वन प्रिंसिपल बेस फॉर रिमन्स्ट्रेशन एंड लेबर। श्रमिक देने का एक आधार होता है क्या, कि काम के बदले उनको मूल्य प्रदान करना। ठीक है, जो भी हम उनसे काम कराते हैं उसके पहले हम उसे पैसा देते हैं, तो वो श्रमिक लेबरर कहते हैं उसे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रमिकों को रोजगार उनके काम के लिए उचित भुगतान किया जाना चाहिए। व्याख्या क्या है, काम के बदले मूल्य देना, पारिश्रमिक का प्रकार। ठीक है, ये सारे महत्व, पारिश्रमिक निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी, उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे कि उदाहरण क्या है, यदि कोई कर्मचारी 1 घंटे में 100 रुपए का काम करता है, तो उसे कम से कम 100 रुपए प्रति घंटे पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको कुछ और भी दिया हुआ है, पॉइंट नोट करेगा। अगर आप इसका PDF नोट लेते हो तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट को आप रिवीजन कर लोगे। बाय द वे आप वीडियो से भी रिवीजन कर लीजिए, इसके सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है श्रमिकों को परिभाषित करने के लिए किन्हीं 2 विधों को सहित वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका 2 विधा कौन कौन सी है, समय दर और कार्य दर। कौन कौन सी है, हमारा टाइम और आपका प्लेस है। ठीक है, तो इसका नित्य समय दर क्या होता है, इसकी विधि में श्रमिकों को दिए गए प्रति घंटे या दिन या सप्ताह के निश्चित दर से भुगतान किया, चाहे उसने कितना भी काम किया हो। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे कार्य दर क्या होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस विधि में श्रमिकों को प्रत्येक काम की गई इकाई के लिए एक निश्चित दर से भुगतान किया जाता है। उसके लिए प्रति वस्तु, प्रति पीस या प्रति यूनिट हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कारखाने में 10 काम करने वाले जैसे मजदूर हैं, तो उन्हें प्रति शर्ट 50 रुपए मिलते हैं, चाहे उसने 10 शर्ट बनाई हो या 20, उसे 50 रुपए ही प्रति मिलेगा। ठीक है, लाभ इसका है, नुकसान भी है। ओके, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पुटअप किया है सामग्री निर्वहन की LIFO और FIFO विधि की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LIFO एंड FIFO मेथड को अच्छे से पढ़िएगा, एंड बाकी तो मैंने इसमें डिटेल दे रखा है। FIFO मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, यह माना जाता है कि सबसे पुरानी इन्वेंट्री पहले बेची जाती है, जबकि LIFO का मतलब क्या होता है, लास्ट इन, एंड फर्स्ट आउट का क्या मतलब हो जाता है यहाँ की नई इन्वेंट्री को पहले बेची जाती है। ठीक है, देखते हैं FIFO का क्या मतलब होता है। मान्यता यह सबसे पहले खरीदी गई या उत्पादित वस्तु, सबसे पहले बेची गई वस्तु को कहते हैं। ठीक है, और LIFO क्या होता है, चलिए LIFO भी इसलिए आगे आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो LIFO देखिए ये क्या होता है, इसका ये उदाहरण भी है और सारी चीजें मैं आपको इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, तो LIFO क्या है, देखिए मान्यता है कि अंतिम रूप से खरीदी गई या उत्पादित वस्तु सबसे पहले बेची गई वस्तुएं होती हैं, जो कि बेची गई वस्तु की लागत पर प्रभाव COGS बढ़ती कीमतों की अवधि में LIFO के परिणाम स्वरूप उच्च COGS प्राप्त होता है, क्योंकि बेची गई वस्तुओं की लागत गणना के लिए नई अधिक महंगाई इन्वेंट्री का उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं, आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। एंड बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इंक्लूड कर दूँ, जिनको नहीं समझ में आएगा वो इंग्लिश में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है उत्पादन की जाने वाली वस्तु सामग्री का लेखा करने व मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न विधियों को समझाना है, उनके लाभ और हानियां बतानी है। ठीक है, तो ये भी LIFO FIFO मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैंने बता दिया कि आपको इसमें कोई भी डाउट ना आए, और क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन है तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष जरूर पढ़िएगा, मैंने इसमें निष्कर्ष भी बता दिया था। ठीक है, नंबर 7 में आते हैं मजदूरी भुगतान पद्धति एवं श्रम के लिए लेखांकन। ठीक है, मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर लेबर। मजदूरी भुगतान की विभिन्न पद्धतियां, जिसमें समय दर, टुकड़ा दर और कमीशन शामिल होता है। श्रम के लिए लेखांकन में इन पद्धतियों के अनुसार मजदूरी की गणना, भुगतान संबंधित खर्चों का रिकॉर्ड रखना शामिल है, जो मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 द्वारा शासित किया गया है। ठीक है, इस पर कुछ सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसे नोट करेगा। समय दर, टुकड़ा दर, कमीशन, वेतन, मजदूरी की गणना, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी से संबंधित खर्चों का रिकॉर्ड रखना, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार अनुमेय कटौती। ठीक है, वेतन भुगतान के तरीके, और लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट निष्कर्ष। ठीक है,
पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है अधिसमय किसे कहते हैं। लागत लेखों में इसे कैसे दिखाया जाता है। अधिसमय ओवर टाइम, सामान्य कार्य से समय से अधिक काम करने को कहते हैं ओवर टाइम कहते हैं। जैसे कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो कुछ ओवर टाइम करते हैं ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने को मिले, ठीक है। तो वो लागत लेखांकन में से प्रत्यक्ष श्रम व्यय या परिव्यय के रूप में दिखाया जाता है और इस बात पर निर्भर करता है कि यह कार्य क्यों कर रहा है, ठीक है। अधिसमय क्या है, इसका और अर्थ देख लेते हैं। जब कोई कर्मचारी अपने सामान्य कार्य के बाद समय कार्य करता है, ठीक है। भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार 9 घंटे की शिफ्ट को सामान्य कार्य अवधि माना गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, ओवर टाइम कहते हैं। अतिरिक्त कार्य को ओवर टाइम माना जाता है, जैसे कि हमने बोला था आपको, प्रत्यक्ष परिश्रम व्यय के रूप में होता है, ठीक है, परिव्यय के रूप में होता है। उदाहरण भी देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, लागत पत्र क्या होता है। लागत पत्र एक काल्पनिक नमूना है, दीजिए, ठीक है। लागत पत्र एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें किसी व्यवसाय की किसी खास अवधि आई गई लागतों का ब्यौरा होता है, ठीक है, पूरा ब्यौरा उसमें दिया होता है। वह किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन से जुड़ा होता है। लागत पत्र में निश्चित परिवर्तन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का उल्लेख और लागत पत्र से जुड़ी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं इसका ये देखिए मैंने ना पूरा फॉर्मेट रेडी किया है, इसका शीट है, तो आप इसे पढ़िएगा एंड आपको अगर नमूना बनाने के लिए आएगा ना तो आप इसे बना दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इसका एक पर्टिकुलर पूरा बेसिस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या ऐड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये आपको ना न्यूमेरिकल हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल जैसे आगे आपको न्यूमेरिकल तो आएगा ही कॉस्ट अकाउंटिंग में, है ना। ऑप्शनल में थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल के टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो देखिए आपको श्रम लागत बनाने के लिए हो सकता है कि आ जाए, तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। कॉस्टिंग अकाउंटिंग रेडी करने के लिए आए तो कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, क्या क्या चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, ऊपरी व्यय से क्या अभिप्राय है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण सहित बताइए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ कर लो, जैसे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो ऊपरी व्यय देखते हैं। व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं जो किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं, बल्कि व्यवसाय के समग्र संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसमें क्या क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष लागत होते हैं, व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है। इसका वर्गीकरण भी है, उत्पादन अभिप्राय, प्रशासनिक उपरिव्यय, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करेगा। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मशीन घंटा दर किसे कहते हैं। मशीन घंटा दर किसे कैसे ज्ञात की जाती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो मशीन घंटा दर के मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो समझने में, ठीक है। किसी मशीन को 1 घंटे तक चलाने की कुल लागत, जिसे मशीन के संचालन, रख रखाव और अन्य संबंधित खर्च शामिल होते हैं। जैसे हम किसी कंपनी या कारखाने में जितनी भी मशीन चलती है ना, उसका भी अलग से कॉस्ट जोड़ा जाता है, ठीक है। उसमें कितने घंटे उसमें काम पड़े, कितने तेल डल रहे, क्या क्या सामग्री उसमें जा रही है, सारी चीज़ों का उसमें लेखा जोखा किया जाता है, ओके। यही होता है आपका मशीन घंटा दर ज्ञात करने की विधि। हो कुछ विधियाँ भी हैं, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यही विधि है, आपको इसी तरह इसे ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया, ठेका खाते क्या है, उनको तैयार करने के किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो उन व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है जो बड़े प्रोजेक्ट या बड़े निर्माण, जैसे कि बहुत बड़े ब्रिज बना रहे हैं या बहुत बड़ा मतलब कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं ना कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें राजस्व की पहचान, काम की प्रगति का सटीक लेखा जोखा होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे एग्जाम में ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भी पढ़िएगा इसका। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में है, यातायात लागत लेखांकन से क्या आशय है, इसका लेखांकन का उद्देश्य बताना है। तो चलो, यातायात लागत लेखांकन परिवहन सेवाओं की लागत को मापने, विश्लेषण करने और नियंत्रित करने की एक विधि है जिससे परिवहन व्यवसाय के संचालन और निर्णय में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रक्रिया लेखांकन से क्या आशय, प्रक्रिया लेखांकन में तैयार करने वाले नियम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया लेखांकन प्रोसेस अकाउंटिंग उन व्यवसाय के लिए लेखांकन की विधि है जो लगातार उत्पाद या सेवा का उत्पादन करते हैं, जहां उत्पादन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। प्रक्रिया लेखांकन में लागत को प्रत्येक चरण विभाग आवंटित किया जाता है ताकि कुल लागत का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है, उत्पादन की मात्रा निर्धारण करना, आवंटन, अधूरे उत्पादों, ये सारे आपको पढ़ने हैं।
एंड द क्वेश्चन नंबर 14 है सीमांत लागत लेखांकन से क्या आशय है, इसकी विशेषता और महत्व बतानी है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न एक और मैंने इंक्लूड कर दिया, पढ़ लीजिएगा। सम विच्छेद बिंदु क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो सीमांत लागत विधि क्या है इसके बारे में पढ़िए। एक लागत है लागत लेखांकन तकनीक जो परिवर्तन लागतों पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु जो कुल लागत और कुल आय बराबर होता है, अर्थात न लाभ न हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे प्रमाप लागत लेखांकन की परिभाषा। इतना लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्या होती है प्रमाप लागत लेखांकन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक ऐसी लेखांकन प्रणाली है जो पहले से निर्धारित या प्रमाप लेखांकन के आधार पर उत्पादन की लागत को मापता और नियंत्रित करता है, वास्तविक लागत के इसकी तुलना करके विचलन वेरिएंस का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको पूरे हेडिंग दिए हुए हैं, मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की जैसे एग्जाम में लिखा जाता है, सारे आपको ऐसे ही डिट्टो एग्जाम में लिखेंगे तो ही बहुत अच्छा से, अगर आपको 90%, 80%, 85% आपको अच्छा पाना है ना, तो आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना रहता है। ठीक है, हेडिंग वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज ऐसे, इसलिए पूरा मैंने फॉर्मेट आपको रेडी करके दे दिया। आप लोग हमेशा बोलते हैं मैम शॉर्ट बताती हैं, आप लोग शॉर्ट में आंसर कैसे ही लिखेंगे एग्जाम में, नहीं शॉर्ट में नहीं लिखा, जो शॉर्ट का आंसर है उसे ही शॉर्ट में लिखते हैं, लॉन्ग में थोड़ी 5 लाइन का आंसर लिख के चले आएंगे, नंबर तो कट जाएगा ना। तो इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ये जरूर मेंशन कर देना लास्ट में कमेंट में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।